सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश इस समय यात्रा पर है। समूचे देश से लोग अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। वो जिनको विधिवत बुलाया गया और वो जो रामलला के दर्शन का पहले दिन ही अपनी मौजूदगी को सौभाग्य मानते हुए वहां रहना चाहते हैं। पर ऐसी अयोध्या यात्रा की आपाधापी के बीच में एक शख्स मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकला है। नाम उनका राहुल गांधी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। विपक्ष की बड़ी उम्मीद है और वह अपने मिशन के तहत मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर गत 14 जनवरी को निकल गए। इस देश में विपक्ष की आवाज को भी स्थान मिलना चाहिए, यह हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। इसलिए आज हमारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। राहुल गांधी इससे पहले भी यात्रा पर निकले थे। तब उनकी यात्रा दक्षिण से पश्चिम की ओर होती हुई थी। दक्षिण से पश्चिम होते हुए वह उत्तर तक पहुंचे थे और उस यात्रा के दौरान उन्होंने पैरों के माध्यम से तकरीबन 4,500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस राहुल गांधी ने अपने आप को एक जीवंत राजनीतिज्ञ के तौर पर देश के जनमानस के बीच उपस्थित दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। पर राहुल गांधी स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं या अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, यह सवाल है। 2024 में आम चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ उम्मीद लगाए बैठा है। राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर के थुम्बल से अपनी यात्रा को शुरू किए। तमाम ना नुक्कड़ के बाद आखिरकार उनकी यात्रा प्रशासनिक मंजूरी के साथ शुरू हो पाई और मणिपुर से गुजरते हुए अब वह नागालैंड से गुजर रही है। इस दौरान वह मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात कहते हुए लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या वह संदेश इतना प्रभावी है? क्या यह यात्रा उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगी जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस इस यात्रा में अधिकृत रूप से सहभागी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान उन अनचाहे बयानों से बच पाएंगे जो समय समय पर कांग्रेस और उन्हें दोनों के लिए ही संकट का सबब बनते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं और क्या इस यात्रा में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका समाधान भी इस यात्रा के दौरान निकल पाएगा? यह भी एक सवाल है। तो कुल मिलाकर आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की इस यात्रा पर। इस यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और भारत की राजनीति में घटित इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ संजीदा बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि लाइफ इज आइदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। हेलन केलर ने क्या कमाल की बात कही थी। जाने माने अमेरिकी लेखक थे। तो राहुल गांधी भी यात्रा पर निकले हैं। साहसिक कदम तो है, पर यह साहसिक कदम दुस्साहसिक तो साबित नहीं हो जाएगा, यह आशंका भी मन में आती रहती है। तो इसे जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसके प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन जी हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी है, जिनको राहुल गांधी का कोई भी कदम हमेशा करता है उस भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ बादल सरोज जी हैं। अब राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से वह ऊपर उठ चुके हैं। बादल सरोज जी अब हमें वामपंथी नेता कम विचारक ज्यादा महसूस होते हैं, वह हमारे साथ है। और इन सब के बीच में खरी खरी कहने के लिए श्रवण गर्ग जी को हमने फिर आमंत्रित किया है। तो आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निजामुद्दीन जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान देखेंगे। एक तो बयान राहुल गांधी के और दूसरा राहुल गांधी के बयानों पर जो बयान भाजपा के नेताओं ने दिए। एक बार देखिए। Ashamed to tell you that after what has happened in Manipur, the Prime Minister of India has not gone there. As an Indian person, I am ashamed that my Prime Minister has not been to Manipur yet. They have divided the state, they have weaponized the state, they had burnt the state, and they cannot even step foot in the state. आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है।
आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function. That देखिए, राहुल गांधी जो भी सोचे, उनके गुरु सैम पिट्रोडा ने भी कुछ ऐसे टिप्पणी किया था 5-6-7 दिन पहले। वो जो भी सोचे वो सोचे। हर भारतवासी के लिए, दक्षिण में या हो उत्तर में, पश्चिम, पूरब, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर crores और hundreds of crores of Indians। राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। प्रोग्राम तो ये है ना, जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाला जो हम लोग काम कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये है लोगों के लिए यात्रा। वो अपना मस्ती के लिए यात्रा करेगा, उससे लोगों का क्या फायदा होगा। राहुल गांधी का यात्रा मस्ती के लिए, खेलने के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ जहां तहां जाकर के आग लगाने का जरूरत नहीं है। देश के खिलाफ भड़काते रहते हैं, लोगों को विभाजित बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर्ड नहीं है, अभी बच्चे हैं, वो उम्र हो गया लेकिन सोच बच्चे हैं। विदेश में जाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कभी यात्रा का नाम से करते हैं। हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। तो निजामुद्दीन जी, मस्ती के लिए यात्रा कर रहे हैं भाई आपके नेताजी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय मंत्री सरकार के बता रहे हैं। क्या कहते हैं निजामुद्दीन जी इस पूरी बातचीत पर? ये केस में बंद है। दर्जनों सांसदों के ऊपर इनके यहाँ बलात्कार के केसेस अभी भी दर्ज हैं। इनके कई सांसद महिलाओं के साथ जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, मस्ती का शब्द वही बता सकते हैं। एक बड़े राजनेता का इस तरह से बात करना, और वो भी सांसद, उनको सदस्य हैं वो, और उनके बारे में इस तरह से कहना, इनकी घटिया और ओछी मानसिकता इससे दिखती है। इससे ज्यादा ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये खुद किसी काम के है नहीं। ये आदमी अभी ऋषि जो बात कर रहे थे, अगर आपको हिमांशु जी याद होगा, तो यही वो हैं जिन्होंने गाय के गोश्त पर कहा था कि मेरे यहाँ तो हम बीफ देंगे, और संसद में अलग करते हैं और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में अलग बात करते हैं। जिस आदमी की अपनी कोई थ्योरी नहीं है, जो खुद दूसरों की दलाली पर पलता हो, वो अपनी राजनीति में राहुल गांधी के सामने क्या बात करेगा। इसलिए मैं उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। मस्ती इनके लोग करते हैं, और सब मस्ती का रिजल्ट भी इनको दिखता है। इनके सांसद आप उठा के देखिए क्या मस्ती करते हैं और क्या हो रहा है। वो हम मस्ती पर नहीं जाते निजामुद्दीन, थोड़ा यात्रा पर रहते हैं, विषयांतर नहीं करते। राहुल गांधी के द्वारा उस समय पर यात्रा निकालने का उपक्रम किया गया जब पूरा देश राममय हुआ जा रहा है। हर तरफ राम जी छाए हुए हैं, और राम जी के लिए कौन क्या नहीं कर दे रहा है ये छाया हुआ है। इसके बीच में राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा लेकर निकले। क्या आपको नहीं लगता है टाइमिंग में गड़बड़ हो गई? 22 के बाद करते तो शायद देश का ज्यादा बेहतर ध्यान राहुल गांधी की यात्रा पर जाता। इस अनुभव के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? 4 दिन होने को आए इस यात्रा को, क्या आप इस यात्रा की वैसी गूंज, वैसी धमक, वैसी चमक अनुभव कर पा रहे हैं जैसी भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जी ने बिखेरी थी? निजामुद्दीन जी, देखिए, पिछली बार भी अगर आपको याद हो हिमांशु जी, तो 1 हफ्ते तक की यात्रा में ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया था कि यात्रा बंद हो जाएगी और वो चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी, वैसे वैसे इनकी नब्ज में जो है बदलाव आना शुरू हो गया और इनको घबराहट चालू हो गई। इस यात्रा से भी हम आपको दिखा देंगे। अभी 2-4 दिन और चलने दीजिए, इनको याद आ जाएगा, क्योंकि इनके पास इस देश में देने के लिए कुछ नहीं है।
जी। आज जिस राम मंदिर की वो बात कर रहे हैं वो अभी आधी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में मंदिर बन रही है, तो जल्दी किस बात की है? अगर हिंदू धर्म के धर्माचार्य या मठों के जो हैं, अगर वो उनको शंकराचार्य अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही बीजेपी? क्या राम मंदिर बीजेपी की बपौती है? क्या हर भारतीय का निजामुद्दीन जी, अधिकार मैं है? एक बात नहीं समझ पा रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी की यात्रा पर। क्या आपके पास वाकई कोई दलील राहुल गांधी जी की यात्रा को जायज ठहराने के संदर्भ में नहीं है? राहुल गांधी जी की यात्रा से जुड़े हुए सकारात्मक पहलू बताने के लिए नहीं है, जो आप राम मंदिर या अयोध्या पर बात करने के लिए इतने लालायित हैं? और अगर आप इतने लालायित हैं तो क्या आप नहीं मानते कि राहुल गांधी से गलती हो गई? अयोध्या यात्रा के बाद कार्यक्रम कर लेते, क्योंकि आप खुद भी बात राम जी के संदर्भ में और अयोध्या जी के संदर्भ में करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश में घूमने का अधिकार है। राहुल गांधी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई उनको रोक नहीं सकता कि वो क्यों बात करेंगे, क्यों यात्रा निकालेंगे, क्यों कहां जाएंगे। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्या? वो उनका अधिकार है, ये इनका तो अधिकार नहीं है। तो अतिक्रमण कर रहे हैं गलत तरीके से धर्म का। निजामुद्दीन जी, आप आपने बताइए। मेरा सवाल शायद सुना नहीं, मैं फिर से सवाल दोहराता। मैंने जानना चाहा कि राहुल गांधी जी इसी समय पर यात्रा पर क्यों निकले। क्या निजामुद्दीन जी के पास इसके संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, तर्क हैं, जिन्हें आप हमारे बीच में रखना चाहें कि इस समय यात्रा निकालना इसलिए जरूरी था? गांधी की यात्रा का प्रोग्राम आ गया था। अगर आपने देखा हो तो जैसे ही उनकी यात्रा गुजरात से होकर खत्म हुई थी, उसके तुरंत बाद उनकी दूसरी यात्रा की तैयारी चालू हो गई थी। और ये सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मंदिर की एक डेट दिया और उन्होंने राहुल जी ने शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। सरकार ने भरसक कोशिश किया कि उनको परमिट नहीं करें और परमिशन नहीं दें और यात्रा ना निकाली जाए। ये सारी घटनाएं हुई हैं, उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर वो यात्रा निकाल रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर अनिल गोयल जी से ही पूछ रहे थे, भाई क्यों दर्द हो रहा है? अनिल गोयल जी, आप ही बता दो। निजामुद्दीन जी के बार बार सवाल है, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपके द्वारा उस सवाल का उत्तर देना जो राहुल गांधी जी ने मणिपुर में अपनी सभा के दौरान उठाया। और सवाल उन्होंने ये उठाया, अनिल गोयल जी, कि मणिपुर जल रहा है, पिछले कई महीनों से जल रहा है, और जो अपना जीवन इस देश के लिए ही जीने का दावा करते हैं, प्रण जाहिर करते हैं, वो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछने के लिए और मामले में कोई समाधान देने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे लगता है अनिल गोयल जी, आपको इस सवाल का उत्तर कम से कम देना ही चाहिए, अगर आपके पास हो तो। पहला मैं यही विषय कहता हूं जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वो अपने गृहवान में झांके हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी और मणिपुर जल रहा था, उस टाइम प्रधानमंत्री के उनके टाइम के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री या कांग्रेस के गृह मंत्री मणिपुर नहीं गए थे। सिर्फ एक गृह राज्य मंत्री जाकर के 3 घंटे जाकर के एक टूरिज्म करके वापिस आ गए थे। जबकि इसके बदले में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन तक वहां पर लगातार रहे थे। और रहना ही नहीं है, पूरी तरीके से मणिपुर शांत हो उसका लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और वहां पर कई गुटों से बातचीत भी चल रही है, कई गुटों से समझौते भी हुए हैं, किसी भी हर तरीके से वहां पर शांति स्थापित हो, इस पर सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। जबकि इसके उलट जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मणिपुर की समस्या पर आंख मीच करके बैठी हुई। तो कम से कम राहुल गांधी को अपने गृहवान में झांक करके बात करनी चाहिए, अपने अतीत को देख करके बात करनी चाहिए। और जो बिना अतीत देखे बात करते हैं उनका यही खमियाजा होता है कि जनता कहती है इनका दोहरा चरित्र, कहते कुछ है करते कुछ है। जब इनको आती है, इनके ऊपर बात आती है तो ये कुछ और कहने लगते हैं, दूसरी को बात आती है कुछ और कहने लगते हैं। दूसरी, मैं इनके न्याय यात्रा की बात करना चाहता हूं। वो कह रहे थे पहले से तय है, न्याय यात्रा निकलनी पहले से तय है, लेकिन जब मंदिर की डेट तय हो गई थी उसके बाद ही इन्होंने न्याय यात्रा की डेट तय कर दी। वो ठीक है कि इनका राजनीतिक मामला ये जैसे मर्जी न्याय यात्रा निकाले, लेकिन ये न्याय यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और आप ये देखें, कांग्रेस के अंदर भी विरोध है। कांग्रेस में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग से यात्रा निकाल रहे हैं
जिसमें वहां पर कांग्रेस में आपस में गुटबाजी है, टूट फूट है, लड़ाई झगड़ा है, विरोध और समर्थन है। अब आप बताओ, ये न्याय यात्रा, ये अन्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से की यात्राएं भी आपस में कांग्रेस ही बटी हुई है, बाकी दलों की तो बात छोड़ें। और बाकी दलों में अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है कि जब तक सीटों का समझौता नहीं, हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इंडी गठबंधन के लोग भी इनकी यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, और वो बिल्कुल कहते हैं कि हम कर रहे हैं विकसित भारत यात्रा। हम विकसित भारत यात्रा के अंदर जाकर देख रहे हैं कि हर गरीब व्यक्ति को जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल आम पब्लिक से मिलकर के सरकार की सुविधाएं पब्लिक तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना और जनता तक उन समस्या को पहुंचाना, जनता के हित में यात्राएं करना। और हम बिल्कुल वो जो जनता के काम वो यात्रा कर रहे हैं। इस तरह की नाटकबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करें तो देश के लिए करें, देश की जनता के लिए करें, तो निश्चित तौर पर इसका देश की जनता को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। अच्छा अनिल गोयल जी, एक बात बताइए, ये कांग्रेस आपके लिए रोल मॉडल हो गई क्या? ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि जब आपसे ये सवाल किया कि भाई प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे, तो आपने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया, या कांग्रेस की सरकार थी तब प्रधानमंत्री पहुंचे थे क्या? तो आपसे जानना केवल इतना है कि क्या कांग्रेस आपकी रोल मॉडल हो गई कि कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर उस दौर में जल रहा था तो प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, तो अब भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, परंपरा ऐसी चली आ रही है। क्या ऐसा आपने मन बना लिया है, या जिन नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में आप या उनके समर्थक ये बताते हैं कि वह बेहद संवेदनशील हैं, आम आदमी के दुख दर्द तकलीफ से अपने आप को सीधे जोड़े रहते हैं, तो क्या मणिपुर में मैती कुकी के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं? उनके बीच सुलह कराने के संदर्भ में, उनके बीच में शांति स्थापित कराने के संदर्भ में, वो भी तब जब यह माना जाता है कि मोदी जी की आवाज में जादू है, ये उम्मीद कर ली कि वो मणिपुर पहुंचे, गलत है क्या? हिमांशु जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरीके से इस काम पर लगी हुई है। सरकार चर्चाएं भी कर रही है, बैठकें भी कर रही है, समझौते भी हो रहे हैं। मेरा सिर्फ विषय यह है कि जो व्यक्ति खुद जिसकी राज्य में वहां के प्रधानमंत्री थे, वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर कोई दूसरा कहे तो समझता था। इनके राज के अंदर मणिपुर जल रहा था। अनिल गोयल जी का कहना है भाई कि ये बात कहो, इसमें ऐतराज नहीं है, पर कौन कह रहा है इस बात को लेकर ऐतराज है? तो हम बादल सरोज के पास चले जाते हैं। बादल सरोज की पार्टी से तो कोई देश का प्रधानमंत्री रहा नहीं, तो बादल जी शायद बेहतर रोशनी डाल पाए। तो बादल जी थोड़ा आप रोशनी दें। अनिल गोयल जी को इस बात से परेशानी हुई कि राहुल गांधी ये बात कहते हैं, आप क्या कहते हैं बादल जी? तो निराश हूं जी, इसे लेकर निराश हूं कि इतनी बड़ी गंभीर विषय पर मैं नहीं समझता, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता कि मणिपुर की हिंसा और मारकाट के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जी, वहां के आंतरिक झगड़े हैं और उन आंतरिक झगड़ों में जितनी चिंता कांग्रेस को या दूसरे राजनीतिक दल को होनी चाहिए, उतनी ही चिंता बीजेपी को भी होनी चाहिए। जी, लेकिन बजाय इसको लेकर के हम चिंतित हो कि भाई ये हिंसा है, आज भी जारी है, उसके लिए अधिकतम संभव प्रयास किए जाने चाहिए। हम इस राजनीतिक गोटी को सेक रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर 750 मरे हैं तो तुम्हारे जमाने में भी तो 300 लोग मारे गए थे। सवाल ये कि मारे जा रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उत्तर पूर्व का एक इतिहास रहा है, अशांति और मेल मिलाप के लिए बहुत बड़ी उतार चढ़ाव वहां पर आए हैं। तो वो एक गंभीर प्रश्न है, वो एक राजनीतिक गोटी सेकने वाला मामला नहीं है कि हम राहुल ने ये कह दिया तो हमने ये कह दिया। ये तुलना बहुत गलत है। मेरा ये मानना है कि ये इससे थोड़ी संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी को एक क्रैश कोर्स कराना चाहिए अपनी लीडरशिप का। नॉर्थ ईस्ट के भारतीय गणराज्य में विलीनीकरण का जो इतिहास है, उसके संक्रमण की जो पृष्ठभूमि और कथाएं हैं, उनके बारे में एक क्रैश कोर्स कराना चाहिए ताकि हम उस सवाल पर जिम्मेदारी से बोल सकें। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किरण रिजिजू साहब जो उसी इलाके से आते हैं, वो इस तरीके की हल्की फुल्की बात करके उस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं कि मणिपुर में ये सब होने का मतलब क्या है। और उसकी जो रिएक्शन है, जो मेघालय में हुई है, जो नागालैंड में हुई है, और जिस तरीके की भाषाएं वहां पर बोली गई हैं, उन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से लेना चाहिए। ये जो राजनीतिक तूतू में है, वो बात के लिए स्थगित की जा सकती है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा कि हम घर में
100 और 5 है, लेकिन कुछ मामलों पर हम 105 है। जी। मुझे लगता है मणिपुर ऐसा ही मामला है जिस पर हमें 105 होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चूंकि असंदिग्ध है, इसलिए उनके जाने का एक विशेष महत्व होता है। जी। उन्हें वहां पहुंचना चाहिए और मणिपुर में इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अगर वो प्रयत्न किया है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रयत्न किए पर अब मैं बादल जी अगला सवाल करता हूं राहुल गांधी जी का बयान को लेकर। राहुल गांधी जी का बयान में 105 वाला भाव आपको कहां दिखा? राहुल गांधी जी वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए। इसमें 105 का बोध आप कहां देख पाए? क्या आप नहीं मानते हैं 5 और 100 वाले हिसाब में केवल भाजपा नहीं कांग्रेस भी है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले, लेकिन कटघरे में किसे खड़ा कर रहे हैं? जहां पर आग लगी हुई है, जहां पर दूरियां बनी हुई है, जहां पर परस्पर एक दूसरे को मरने मारने के हालात हैं, वहां पर देश के प्रमुख के संदर्भ में कटुता पैदा करने के संदर्भ में उद्बोधन दिया जा रहा है। बादल जी, क्या इससे आपका मन उतना ही दुखी नहीं हुआ जितना दुखी आप किरण रिजिजू के बयान या अनिल गोयल जी की दलील से हुए? मैंने जो टिप्पणी जो की थी वो मणिपुर को लेकर समग्र दृष्टिकोण को लेकर की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मैंने बाद में उनका जिक्र किया है, नंबर 1। जी। नंबर 2, सवाल तो प्रधानमंत्री से किए जाएंगे। जी। भाई की सरकार है, उनको एक ऐसी सरकार है जिसको उन्होंने बाकायदा प्रश्न दिया है और जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेज है कि थानों की AK-47 की राइफलें लूट कर एक समुदाय विशेष ने उनका इस्तेमाल किया है। तो जो कटघरे में खड़ा होगा वो स्वाभाविक रूप से वही शक्ति खड़ी होगी जो शक्ति वहां पर आरोपों के घेरे में है और जिसका वहां पर सरकार चल रही है। एक बात है, इसलिए राहुल गांधी या विपक्ष का ये पूरी तरीके से अधिकार है कि वो मणिपुर में रहते हुए इस बात को करे कि भाई हम आंसू पोंछने आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। ये वाकई में शर्म की बात है। ये कहना मतलब एक उसका एक कंटेक्स्ट है। लेकिन पहली वाली टिप्पणी मैंने सभी पर की थी। मैं अभी बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं कि ये छोड़िए सब कांग्रेस और बीजेपी वाली बात। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, देश की सबसे बड़ी पार्टी की और जो सत्ता पार्टी है उसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाए, एक सप्ताह तक उनके जितने भी जिले उन सब जगह पर घूमे और उनसे हाथ जोड़कर ये कहे कि अभी तक जो हुआ उसे भूलिए, उसके लिए हम सारे लोग आपसे खेद व्यक्त करते हैं और चलिए एक नए तरीके के जीवन को जीने की शुरुआत करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा जनरल सिंह भिंडरावाला के जमाने में ये प्रयास पंजाब में किए गए थे। हरकिशन सिंह सुरजीत भी उसमें शामिल थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो नेता थे वो भी शामिल थे, कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सारी पार्टियों को इकट्ठा करके हमने कहा था चलो बाद में हम लोग लड़ लेंगे आपस में अपनी विचारधारा और राजनीतिक सीटों को लेकर, लेकिन अभी पंजाब को हील करने का सवाल है। उसका असर हुआ था। ये प्रयत्न एक बार कश्मीर में भी हुआ था। इसलिए ये समय ऐसा है जब मणिपुर जिस तरीके की विपदा में है उसमें इस देश की सारी जो अपने आप को इस भारतीय संविधान और गणतंत्र में राजनीतिक पार्टी के रूप में जिम्मेदार मानती है, सबको जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं जो मेरा मूल विषय है बादल जी, कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उम्मीद, जो ये 4 दिन बीते हैं, इसमें जो राहुल गांधी की अभिव्यक्ति है, इसमें जो लोगों की मौजूदगी है, उससे क्या उम्मीद आप बांध पाए इस यात्रा के संदर्भ में? बादल जी, आपका एक दर्शन इसके संदर्भ में मिले तो मैं श्रवण जी के पास रुक करूं। नहीं, मेरा तो ये मानना है, मैंने आपसे पिछली बार भी डिबेट में ये बात कही थी कि इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के नेता जब जनता से जाकर संवाद और साक्षात्कार करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोगों के अंदर जो भय या लोगों के अंदर जो एक अलगाव सा होता जा रहा है भारतीय लोकतंत्र के प्रति, वो टूटता है। इसलिए ये यात्राएं नेता के लिए भी शिक्षाप्रद होती हैं और जिस जनता के साथ वो संवाद करता है उसके लिए भी शिक्षाप्रद होती है। ऐसी यात्राएं होती रहनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने एक सैद्धांतिक बात कही। 4 दिन का जो अनुभव है इस पर कोई दृष्टि आपकी है या आप उस दृष्टि को देने के लिए कुछ समय लेना चाहेंगे, कुछ दिन और बीतने दें? मैं देख रहा था कि मणिपुर जैसे अशांत और तनावपूर्ण इलाके में राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच में गए और लोग जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रायोजित भीड़ है। लोगों में, मणिपुर की जनता में एक तरीके का उत्साह और उछाह पैदा हुआ है। अगर ऐसी चीजें पैदा होती हैं तो ये यात्रा
सकारात्मक है और सफल है। ये यात्रा सकारात्मक और सफल है। मुझे आना है श्रवण जी के पास में, लेकिन बीच में निजामुद्दीन को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं और फिर श्रवण जी से विस्तार से बात करते हैं। ये निजामुद्दीन जी। नहीं, आपत्ति नहीं थी, वो जो बात कह रहे थे वो ठीक नहीं, क्योंकि आप किसी को इस तरह से कैसे कह सकते हैं कोई यात्रा तमाशा कर रहा है या कुछ कर रहा है। हर आदमी को इस देश में इस बात की आजादी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी चीजों को कर सकें। और जिन चीजों के लिए डराकर धमकाकर आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं वो इस देश में संभव नहीं है। चंद दिनों तक हो सकता है कोई चीज, लेकिन उसके अलावा संभव नहीं। उसके अलावा संभव नहीं, निजामुद्दीन जी का कहना है। लेकिन मैं श्रवण जी आपके पास थोड़ा अलग विषय पे बात करना चाहता हूं। क्या 4 दिन का अनुभव आपको ये विचार करने के लिए श्रवण जी बात नहीं कर रहा कि राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू करने में देरी कर दी, या राहुल गांधी ने उस समय पर ये यात्रा शुरू की जिस समय पर पूरी ताकत अयोध्या की यात्रा पर ही लग गई? एक पत्रकार होने के नाते आपकी दृष्टि इस संदर्भ में जा रही है, कोई नजरिया आपका बन रहा है? अयोध्या में हिमांशु जी सरकार की ताकत लगी है जी, और गोदी मीडिया की ताकत लगी है, वहां जनता की ताकत थोड़ी लगी है जी। मणिपुर से जब चालू की राहुल गांधी ने यात्रा, 20,000 लोग थे वहां जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 20,000 लोग मणिपुर में इतने खराब मौसम के दौरान उपस्थित थे। ये दुनिया के लिए शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा है, आज तक नहीं गया। मैं मतलब मान के ही चलना चाहता हूं कि बादल सरोज बिल्कुल विचारक हो गए हैं जी, क्योंकि जो इसका जो प्रधानमंत्री विभाजन में लगा हुआ है देश के, वो सर्वदलीय डेलीगेशन को कैसे भेजेगा वहां या जाने देगा? किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के हैं जो कि लगा हुआ है, उनसे पूछो ना कि वो कितनी बार गए हैं वहां मणिपुर में। राहुल गांधी तो मस्ती के लिए गए, खेलने के लिए गए हैं। किरण रिजिजू कितनी केंद्रीय मंत्री है भाई वो जी। राहुल गांधी की 4 दिन की यात्रा का जो रिस्पांस है हिमांशु जी, आपने जो देखा जी, कि जो मणिपुर में हुआ, जो नागालैंड में हुआ और जो आगे होने वाला है, मतलब आप असम में जो वो टाइम देने वाले हैं 8 दिन, जी, आप देखिए तो सही कि क्या हो रहा है। जिस समय सरकार पूरी अयोध्या को लेकर एक देश को सांप्रदायिक विभाजन में डालना चाह रही है, एक आदमी भारत जोड़ो के लिए निकला हुआ है। आप मुझे बताएं, आजाद भारत में मुझे याद है विनोबा भावे की यात्रा के बारे में, भूदान ग्रामदान यात्रा के बारे में, उसके पहले गांधी की यात्रा के बारे में सुनते थे। कोई है आजाद भारत में कोई नेता इस तरह का जिसने इस तरह की यात्रा निकाली हो? क्या उद्देश्य है राहुल गांधी का इस यात्रा के बारे में? 358 सीटें हैं जो 15 राज्यों में जहां से वो गुजर रहे हैं जी, लोकसभा की। जी, कांग्रेस के पास सिर्फ 13 सीटें, 13, जी, और अधिकतर राज्य बीजेपी के हैं। क्या कर लेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस का क्या पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कर लेंगे? ये जो यात्रा है, एक उम्मीद है हिमांशु जी, जी, जैसा आपने भी अपनी भूमिका में कहा था कि लोकतंत्र को या विपक्ष को आवाज देने की यात्रा है। और जैसा इन्होंने कहा, बादल सरोज जी ने और लोगों ने कहा
कि जो डरा हुआ देश है इस समय, वो विपक्षी दल डरे हुए हैं, उनके मन से डर को निकालने की ये यात्रा है। आप अगर ये यात्रा सफल है, अपने आप में ही सफल है, जी, इसलिए सफल है कि 110 जिले 15 राज्यों के, आप कितना बड़ा, आप इसके 15 राज्यों की पॉपुलेशन को देखिए हिमांशु जी, कितनी बड़ी पॉपुलेशन। जी, आप राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मणिपुर नहीं गए, प्रधानमंत्री तो मिजोरम चुनाव में प्रचार करने भी नहीं गए, एक बार भी नहीं गए, और न गृह मंत्री गए। ये अनिल गोयल जी जिस मणिपुर का बात कर रहे हैं, दंगे में नहीं गए, गए 93 में हुआ था एक दंगा, 2 दिन का, 3 दिन का, मई 3 से मई 5 तक, और उसमें के द्वारा मारा गया। मणिपुर का ये दंगा महीनों से चल रहा है। भारत के या दुनिया के इतिहास में इस तरह की घटनाएं नहीं है कि जहां बलात्कार किया गया हो और उनको नंगा घुमाया गया हो, और कितने दिनों बाद, 60-70 दिनों बाद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में एक संक्षिप्त सा वीडियो जारी किया। आप क्या समझते हैं कि हमारे देश की इज्जत बढ़ रही है? देश की इज्जत किस चीज से बढ़ रही है? अयोध्या से बढ़ रही है कि मणिपुर से बढ़ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से बढ़ रही है? आप मान के चलिए कुछ नहीं होगा राहुल गांधी की यात्रा से, जी, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कुछ नहीं होता है, तो अपन क्या देखना क्या चाहते हैं राहुल गांधी की यात्रा से? मैं तो ये देखना चाहता हूं कि लोगों में एक तरह की बात करने की या अपने को अभिव्यक्त करने की का साहस पैदा हो जाए, भाई इतना काफी है। जी। और क्या आप इससे क्या उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी क्या करेंगे? मतलब 2024 के, मैं माफी के साथ सवाल करना चाहता हूं श्रवण जी, मैं तो 2024 के आम चुनाव में इस यात्रा के प्रभाव का आकलन करना चाहता हूं। तो क्या आपके जो टिप्पणियां उससे इस नतीजे पर पहुंचूं कि 2024 में कांग्रेस को लेकर कोई उम्मीद ना की जाए, इंडिया गठबंधन को लेकर कोई उम्मीद ना की जाए, लोग अपनी बात कह लेंगे, बस इतने पे संतुष्ट कर लीजिए। इतना साहस आ गया लोगों में, लोग अपने मन की बात कह लेंगे, इतने से संतुष्ट है श्रवण जी? या आप 2024 के आम चुनाव में इस यात्रा के बूते इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के लिए कोई संभावना देख पा रहे हैं? संभावनाएं देख रहा हूं मैं जी, बहुत बड़ी संभावना है जी। बंगाल की 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, ये 90 सीटें हैं जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 170 सीटें हो गई, जी, बिहार की 40 सीटें हैं, 210 सीटें हो गई, जी, झारखंड की 14 सीटें हैं, 224 सीटें हो गई। आप क्या समझते हैं ये यात्रा अगर 25-50 सीटें भी कम कर देगी बीजेपी की, विपक्षी गठबंधन, मतलब बिहार में महागठबंधन है, बंगाल में तृणमूल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में सोरेन की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। आप क्या समझते हैं ये सरकार टिकी रहेगी? इस सरकार के पास कितना बहुमत है? 31 सीटों का बहुमत है जी, केवल, जी। आज की तारीख में 31 सीट्स। तो ये जो यात्रा है इस सरकार की चूल्हे हिला देगी। तो मेरा श्रवण जी एक और सवाल है, उसके बाद में मैं निजामुद्दीन जी के पास वापस चला जाऊंगा या अनिल गोयल जी के पास। चूल्हे हिला देगी, आप इस उम्मीद के साथ हैं? इससे पहले यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने, और ये यात्रा तो बस से हो रही है। उसमें तो वो पैदल चले थे, लोग अचंभे में थे, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर ले रहे हैं। हाफ टी शर्ट और एक जीन्स में उन्होंने पूरा देश नाप दिया।
लेकिन उसके बाद सीटों में ऐसा क्या बदलाव हो गया जिसके चलते श्रवण गर्ग जैसी प्रखर शख्सियत को, प्रखर पत्रकार को 2024 के आम चुनाव में भाजपा की जमीन दरकती हुई दिखाई दे रही है? आप क्या देखना चाहते हैं हिमांशु जी? कि श्रवण जी क्या देखना चाहते हैं? कर्नाटक हाथ से चला गया जी, तेलंगाना हाथ से चला गया जी, आप कह देंगे कि मध्य प्रदेश क्यों नहीं गया, आप कह देंगे छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गया, आप कह देंगे राजस्थान क्यों नहीं गया। कर्नाटक में जहां जहां से गुजरे राहुल गांधी सब जगह बीजेपी का सफा है। आप जरा कल्पना कीजिए हिमांशु जी, जी, 28 सीटें हैं वहां कर्नाटक में, 25 सीटें बीजेपी के पास है। जी, क्या होगा इस चुनाव में? तेलंगाना की 4 सीटें, जी, क्या होने वाला है इस चुनाव में? हिमाचल की 4 सीटें, क्या होने वाला है इस चुनाव में? बहुत माफी के साथ श्रवण जी हस्तक्षेप कर रहा हूं, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान जीत गई थी कांग्रेस राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व में 2018 में। लेकिन जब 2019 में आम चुनाव हुआ तो राजस्थान की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही आई। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही आई। और तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में एक तरफा चला कांग्रेस का जादू, उस छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के अनुसार ही रहेंगे, ऐसा आकलन अतीत में सही निकला नहीं। श्रवण जी ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात मान के चल रहा हूँ जी, मैं केवल अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ जी। 2019 से 2000 ताकि लोग समझ सकें कि श्रवण जी जैसा प्रखर पत्रकार इस कुहासे के बीच में उजाले की किरण कहां से लेकर आ रहा है। जिम्मेदारी बनती है श्रवण जी मेरी। किरण उजाले की किरण ही किरण है जी। अब जो किरणें हैं वो ये है कि केवल बीजेपी की 50-60 सीटें कम करना है जी, बस। और कांग्रेस तो वैसे भी 250 सीटों पर ही लड़ रही है, 250 सीटों पर लड़ रही है। कम श्रवण सीटों जी ने पर। जो कुछ बातें कही हैं, मुझे निजामुद्दीन जी के स्थान पर अभी डॉक्टर अनिल गोयल जी के पास जाना जरूरी लगता है। अभी डॉक्टर अनिल गोयल जी के पास जाना जरूरी लगता है। और अनिल जी, उजाले की किरण तो ठीक है, पर इस किरण के ताप से आप झुलस तो नहीं गए, ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी, इसीलिए मैं निजामुद्दीन जी को छोड़कर आपके पास आ गया। तो अनिल जी आप बताएं, जिस तरीके का वातावरण आपने देश में कर दिया है, उसके मद्देनजर इस यात्रा के साथ आपकी विदाई की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्या कहते हैं अनिल जी? श्रवण गर्ग जी को याद दिलाना चाहता हूँ, सारी अपेक्षा ही बीजेपी से करते हैं जी, कुछ अपेक्षा कांग्रेस से भी कर ले। अभी इन्होंने 100 और 105 वाली बात कही थी कि हम जी। कहीं पर 105 है, कहीं पर हम 105। जी, लेकिन ये बात भाजपा ने तो करके दिखाई है, कांग्रेस ने करके नहीं दिखाई। जब पाकिस्तान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गमारू महिला कहा, गांव की महिला कहा, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को लताड़ा
और कहा कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको गमारू महिला कहने का कोई हक नहीं है और पाकिस्तान को अपनी हैसियत का याद दिलाए। लेकिन उसके उलट मालदीव में जब हमारे प्रधानमंत्री के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी करी तो हमारे कांग्रेस के जितने भी बुद्धिजीवी नेता हैं, जितने भी नेता हैं, किसी के मुंह में भी एक शब्द नहीं निकला, सबके मुंह में दही जम गया जी। तो 100, 105, 100 + 5 और 105 की बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हमें तो जहां मौका लगा, चाहे वो अटल जी को यूएनओ में जाकर के बात करनी हुई तो भी हमने दमदार तरीके से करी। इंदिरा जी की अगर तारीफ करनी हुई थी माननीय अटल जी ने लोकसभा के अंदर, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, हमने तो देश के हर अच्छे काम के लिए विपक्ष में होते हुए समझदार विपक्षी भूमिका निभाई और 100 + 5 यानी 105 बन के भी दिखाए। लेकिन ये बात हमें कहीं भी कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई नहीं देती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बातें सुनने में मिली, लेकिन मेरे कांग्रेस के भाई साथी वो भी सुन रहे होंगे, वो भी इसके ऊपर अमल करें। और जहां तक इनकी न्याय यात्रा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा या इसको भारत तोड़ो न्याय यात्रा कहें, जब कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो उससे कुछ टाइम पहले गुलाम नबी आजाद ही इनसे अलग हुए थे, यानी कांग्रेस टूटी थी जी। और अभी मिलन देवड़ा जी है जो इस न्याय यात्रा से पहले टूटे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के लोग कांग्रेस की नीतियों से वाकिफ नहीं है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय हो रहा है तो वो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। अच्छा एक बार बताइए भारत अनिल गोयल जी, मैं बहुत माफी के साथ आपसे सवाल करता हूं, ये गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया था जो उम्र के इस मुकाम पर उन्होंने पार्टी छोड़ी, और आपको वाकई लगता है पार्टी उन्होंने सिद्धांतों के लिए छोड़ी? मिलिंद देवड़ा की पैरवी आप इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। अगर मिलिंद देवड़ा इतने ही लोकप्रिय नेता हैं, मिलिंद देवड़ा की अगर नीतियों के प्रति इतनी ही प्रतिबद्धता है और मिलिंद देवड़ा का जनता के बीच में इस कदर प्रभाव है, तो कांग्रेस तो 2014 और 2019 दोनों में उन्हें प्रत्याशी बनाई, दोनों में ही जनता ने उन्हें नकार दिया। ये जनता से नकारे हुए लोग आपको इतने ज्यादा क्यों भाने लगे हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है। अनिल गोयल जी, आप तो जनता के अनुसार चलने वाले लोग हो ना। गुलाम नबी आजाद और मिलिंद देवड़ा दोनों जनता के ठुकराए गए नेता हैं, क्या कहते हैं आप? आपको क्यों इतना भाते हैं? हिमांशु जी, जनता नहीं, हमें भाने का विषय नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस करता हूं तो अन्याय महसूस छोड़ करके भाग रहे हैं, तो ये कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं और तो भारत को जोड़ने की बात कैसे करेंगे? दूसरी बात, ये भारत जोड़ो की जो बात कहते हैं, अगर इनके गठबंधन के लोग ही भारत तोड़ने की बात करते हैं, इनके गठबंधन के लोग ही उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात करते हैं, इनके गठबंधन के लोग ही सनातन धर्म को गाली देते हैं, इनके गठबंधन के लोग ही तरह तरह की बातें करते हैं जिससे देश में बिखराव पैदा होता है, समाज में बिखराव पैदा होता है। उन सबके अंदर ये कम से कम पहले अपने गठबंधन को जोड़ लें, अपने गठबंधन के लोगों को जोड़ लें। गठबंधन पे तो अनिल गोयल जी अपन बाद में बात कर लेंगे। श्रवण जी ने जो तथ्यपूर्ण तरीके से बात रखी और इसमें आपकी तीसरी पारी को लेकर जो संदेह जताया कि आपके साथ में कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, तेलंगाना में आपका क्या हाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आप किस हालत को प्राप्त होंगे, बिहार में आपकी क्या हालत होने वाली है, महाराष्ट्र में भी श्रवण जी जो देख पाए हैं, इसने आपको कितना चिंता में डाला या आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सब होता रहे फिर भी हम ही आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें रोशनी दीजिए ना। श्रवण जी ने बड़ी उम्मीद जगा दी है राहुल गांधी की यात्रा के साथ। इससे श्रवण जी का अपना नजरिया हो सकता है, अपना चश्मा हो सकता है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव हुए तो भी कुछ लोगों का यह था कि कांग्रेस सब जगह आ रही है जी। तो जिनका जो चश्मा, वो अपने चश्मे से जो मर्जी देखें, होने वाला कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा 400+ लेकर के आएगी और उसके बाद में श्रवण जी के साथ हम बैठेंगे तो श्रवण जी को ही लगेगा कि कहां पर हम गलत है, कहां पर हम ठीक है। और मेरे कहने से इनके कहने कुछ नहीं होगा। वहां पर नहीं, अभी इन्होंने एक बात कही कि चुनाव में जनता इनको वोट दे रही है,
अभी 4 दिन पहले राजस्थान में एक बाई इलेक्शन हुआ है, जी उसको इन्होंने मंत्री बनाया और वो बाई इलेक्शन में गया और जमानत जब्त हो गई। जी ये सब झूठी दलीलें हैं और बेईमानी के रास्ते हैं। अगर दम था, इनकी सरकार बनी, इनका चीफ मिनिस्टर और वो मंत्री है खुद जो बाई इलेक्शन लड़ रहा था, जी वो मंत्री उसको इसलिए बना दिया गया था कि वो बाई इलेक्शन में वो जीत जाएगा, लेकिन जनता ने उसको पटखनी दे दी। जी। अगर ये अभी मिलिंद देवरा की बात कर रहे हैं, इनसे कहिए मुंबई आइए, मैं वही साउथ मुंबई में बैठा हूं जहां से मिलिंद देवरा का चुनाव क्षेत्र था। 6 विधानसभा सीटों में अपने नगर सेवक नहीं वो जिता सके और वो कभी किसी से मिलते नहीं थे। अभी इनको शायद मालूम नहीं है कि 2004 में हम 5 राज्यों अच्छा, का एक बार बताओ चुनाव निजामुद्दीन जी, मैं तो बिल्कुल आपके साथ खड़े होने के लिए आतुर हो गया, पर जिस मिलिंद देवड़ा से अपने इलाके में नगर सेवक नहीं जिताए गए और जो मिलिंद देवड़ा लोगों से मिलता तक नहीं है, उसको आपने सह कोषाध्यक्ष क्यों बना दिया था 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद? इस पर भी तो दृष्टि दीजिए ना। ऐसे हारे हुए लोग इतने बड़े बड़े पदों पर आपके यहाँ कैसे पहुंचते हैं? इस पर भी निजामुद्दीन जी दृष्टि आनी चाहिए। वो भी चीजें संगठन में एडजस्टमेंट के लिए, राजनीति में एक 50 साल से उनके परिवार के लोग हैं, एडजस्टमेंट होता है। लेकिन मैं इनको और आगे बता रहा हूं कि 2004 के चुनाव में इन्होंने देखा होगा कि हम 5 राज्यों के चुनाव हार गए थे, फिर भी हम सरकार में आए केंद्र में बनाकर। तो अभी ये जो यात्रा आ रही है, ये इनको धूल दूषित कर देगी और इनको जिस बात का घमंड है, ये हिंदुत्व को तबाह कर रहे हैं। ये चारों शंकराचार्य की बात को मिट्टी में मिला रहे हैं और जिस तरह से हिंदू सनातन को ये बर्बाद कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सनातन का नुकसान कर रही है, ये अपने ऋषि मुनियों के वेद को पढ़ लें या हिंदू जो लॉजिक है उसको पढ़ लें। क्या अधूरी मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है? ये चारों जगत गुरु शंकराचार्य इनसे पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। नहीं जवाब है निजामुद्दीन जी, बड़ा खूबसूरत जवाब लेकर आए हैं और खूबसूरत जवाब यह आया है कि 1951 में सोमनाथ मंदिर भी अधूरा था और उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इनका जवाब यह है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो अब उसके बाद अगर मोदी जी कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? कांग्रेस कुछ कहना चाहिए इस पर? बिल्कुल कर। देखिए, जो चीज जब आप सवाल कांग्रेस से करते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जब जनता के लिए खुलेगा ना, जिस दिन जनता भगवान राम के दर्शन को जाएगी, हर कांग्रेसी आपको जनता वहां लाइन में नजर आएगा। लेकिन ये तो इवेंट है, हर टीवी डिबेट में इनके नेता कहते हैं ये मेरा इवेंट है, ये मेरा इवेंट है, ये निजामुद्दीन जी का कहना है। लेकिन बादल सरोज जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बहुत डर गई है? आप लगातार देख रहे हैं, हम निजामुद्दीन जी से बात करते हैं राहुल गांधी जी की यात्रा पर और निजामुद्दीन जी कूद कर पहुंचते हैं अयोध्या पर। अब कांग्रेस के नेता ही अयोध्या को इतना महत्वपूर्ण मान लेंगे तो देश की जनता से शिकायत कैसे रह जाएगी? इसमें बादल जी अपनी दृष्टि दीजिए ना। श्रवण जी तो कह चुके हैं कि आप, वो भी मेरी बात से सहमत है, आप विचारक हो गए। नहीं, ये बात नहीं है। श्रवण जी आदरणीय हमारे, और हम उनसे हमेशा प्रेरित होते हैं, उन्हें पढ़ते रहते हैं और उनके बहुत सारे दस्तावेजों को हम लोग आज भी उसी तरीके से मानते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि राम मंदिर वाले सवाल पर, जैसा कि अभी जिक्र किया गया सोमनाथ का मंदिर, मुझे याद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी बाबू राजेंद्र प्रसाद के लिए जी। मुझे लगता है वो चिट्ठी इस देश के संविधान की तरीके से, संविधान की बहुत सटीक व्याख्या करती है। उन्होंने ये कहा था कि बाबूजी, अगर आप बाबू राजेंद्र प्रसाद की हैसियत से जाना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप अगर भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान बहुत स्पष्ट रूप से सीमाएं तय करता है। अभी पुरी के शंकराचार्य जी ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एक बहुत मार्के की बात की। उन्होंने कहा है कि राजनीतिज्ञों की सीमा भारत का संविधान तय करता है, उन्हें हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंदिरों का या इन सारी चीजों का काम जो है वो धार्मिक संस्थाओं का है। धर्म की अपनी मर्यादा है जो धर्म के अपने रीति रिवाजों के हिसाब से तय होती हैं। एक व्यक्ति को केंद्रित करके अगर किसी आयोजन को किया जाता है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पुरी के शंकराचार्य, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना
बुद्ध की विचारधारा को निर्णायक रूप से पराजित करके आदिशंकर ने की थी, और आदिशंकर ने इन चारों मठों की स्थापना की थी। भारत की धार्मिक परंपरा में, सनातन धर्म में, इन चारों से ज्यादा बड़ा और कोई सनातन धर्म का प्रवक्ता हो नहीं सकता अभी तक, कम से कम। अब आरएसएस जो कुछ करना चाहता है वो बात की बात है। तो उसमें उन्होंने पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि किसी व्यक्ति को केंद्रित करके किसी मंदिर के आयोजन को का प्रचार करना ईश्वर के प्रति द्रोह है, रेवेलियन अगेंस्ट गॉड। तो ये जो कुछ हो रहा है वो कोई मंदिर थोड़ी है, ये शुद्ध राजनीति है। मैं 3 बातें आपसे, ये जो बैठे हुए रामलला पंडाल में बैठे हुए रामलला टेंट में है, क्या उसी मूर्ति की स्थापना हो रही है? नहीं हो रही। क्या वहीं पर मंदिर बनना है जिसके लिए आपने महात्मा गांधी की हत्या के बाद दूसरा बड़ा अपराध किया था, एक मस्जिद को गिराकर? नहीं, वहां पर नहीं बनना। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आयोजन है। काशी के जिन ज्योतिषी जी ने इसका मुहूर्त तय किया हुआ है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझसे मुहूर्त निकालने के लिए नहीं कहा गया था, जनवरी में मुहूर्त निकालने के लिए कहा गया था। तो मुहूर्त की तारीख पंचांग देखकर तय नहीं हुई है, चुनाव देखकर तय की गई है। तो वो एक राजनीतिक आयोजन है। हमें बहुत आश्वस्ति हुई सबसे पहले इस मंदिर के आयोजन का जब इनविटेशन मिला था, तो सीताराम येचुरी जी ने ये कहा था कि ये राजनीतिक आयोजन है और इस राजनीतिक आयोजन में हम लोग नहीं जाएंगे। भगवान और ईश्वर और अल्लाह और गॉड ये व्यक्तिगत आस्था के प्रश्न है, हम उनका धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। तो उसके बाद कांग्रेस ने ये जो स्टैंड लिया है बिल्कुल संविधान सम्मत है और भारत की एकता को मजबूत बनाने वाला है। मोदी जी जो करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, वो धार्मिक हिसाब से भी कितना धर्म सम्मत है, ये चारों शंकराचार्यों और जितने भी मठों के हमारे मठाधीश हैं, उन सारे लोगों की व्याख्याओं से स्पष्ट हो जाता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस देश की जनता की एकता को अभी राजनीतिक आधार पर तोड़ा गया, फिर सांप्रदायिकता के नाम पर तोड़ा गया, फिर जातियों के नाम पर वो पहले से ही टूटी हुई थी। अब इन्होंने बाकायदा सनातनी नाम लेकर सनातन धर्म के बीच में भी एक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप राम जैसे व्यक्तित्व को, जो इस देश के जनमानस में बसा है, जिसे केवल हिंदू समुदाय ही नहीं मानता बल्कि सारे समुदाय जो भारत में रहते हैं वो राम को महत्वपूर्ण मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, उनको लेकर आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बहुत, मैंने आज जब आपका आमंत्रण आया था तब यही बात कही थी कि मणिपुर या यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त राम के नाम पर जो इस देश में किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बादल जी ने अपना नजरिया पूरा का पूरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच साझा किया। लेकिन मैं श्रवण जी आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल करने के लिए नहीं, मशवरे के लिए आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी बोलते हैं और उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी उसको विषय बनाते हैं। राहुल गांधी के लिए आपके पास कोई मशवरा है इस यात्रा को सफल बनाने के संदर्भ में, या जो कुछ चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, राहुल गांधी के लिए मेरे पास कोई मशवरा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की मैं इसे कमजोरी भी मानता हूं और विशेषता भी मानता हूं कि वो जिन लोगों से मशवरा करते हैं वो उनके बारे में देश को कोई जानकारी नहीं है, और मोदी जी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है कि उनको कोई सलाह भी दे सकता है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और ये जो 66 दिन है जो गुजारेंगे वो अद्भुत समय गुजरने वाला है। मैं आपसे हिमांशु जी एक आपकी परमिशन लेकर एक बात कहना चाहता हूँ जी कि अयोध्या में इतना बड़ा उद्यम चल रहा है, आपने देखा होगा कि आज ही के दिन जी पुरी में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है जी, और एक परिक्रमा स्थल बना है वहां 2700 करोड़ रुपए लगा के,
और जो चारों धामों में पहला मंदिर है जहां पुनर्विकास हुआ है, जी, जिसका शुभारंभ वहां के राजा ने किया। नवीन पटनायक भी हैं वहां, पुरी के शंकराचार्य भी हैं, सब हैं। क्या देश ने यह नहीं महसूस किया कि जो प्रधानमंत्री कीर्तन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री पुरी में अनुपस्थित है? जी, पुरी में जो हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री पुरी में अनुपस्थित है। जी, पुरी में जो हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री की ओर से एक शब्द भी नहीं है। जो देश की राष्ट्रपति उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो राष्ट्रपति वहां उपस्थित नहीं है। ये जो चल रहा है ना हिमांशु जी, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला और दुखी करने वाला मामला है कि ईश्वर को भी राजनीति ने इस तरह से बंटवारा कर लिया, ईश्वर का भी बंटवारा कर लिया है। तो ये जो इन्होंने कहा, बादल सरोज जी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि सोमनाथ के समय, यानी ये मौका है कि सोमनाथ के समय राजेंद्र बाबू को जो सलाह दी गई थी नेहरू जी के द्वारा, हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमारी माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये सलाह देती कि उनको पूरे देश का कामकाज छोड़कर अयोध्या में समय देने की जरूरत नहीं थी। वो व्यक्तिगत हैसियत से वहां जा सकते थे, पर प्रधानमंत्री के तौर पर उसका ग्लोरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये अनिल गोयल जी ने मालदीव्स की बात कही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मालदीव्स पर क्या करेगा विपक्ष? आपने अपने एक मित्र देश के साथ पूरे संबंध खराब कर लिए। आज पड़ोस का, आपके आसपास का एक देश भी आपके साथ नहीं है। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय उपस्थित थे राष्ट्रपति भवन में। आप नाम गिन लीजिए उस समय किन किन देशों के लोग उपस्थित थे। आज उन देशों में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ नहीं है। तो ये बड़ा, एक भी राष्ट्र आपके साथ नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश नहीं, बर्मा नहीं, मालदीव्स नहीं। हम इसको प्रधानमंत्री की क्या उपलब्धि माने कि देश का दुर्भाग्य माने कि क्या हो रहा है? मतलब मालदीव को लेकर अनिल गोयल जी ने कहा कि विपक्ष चुप रहा, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं और मालदीव से संबंध खत्म करके। क्या हुआ मालदीव में? चीन ने पूरी तरह उसको हथिया लिया है। एक पूरा का पूरा देश आपके हाथ से चला गया। पहले श्रीलंका गया और अब मालदीव गया। हमारे देश की विदेश नीति किस तरफ जा रही है? आज की खबर है कि कनाडा ने भारतीय विद्यार्थियों का कोटा कम कर दिया, एकदम खत्म कर दिया है। विद्यार्थी वहां जा नहीं पाएंगे। यूक्रेन को यात्रा के साथ में देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बदलाव की उम्मीद देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि 2024 के आम चुनाव के अंदर राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से एक कठिन मुकाबला तैयार कर पाएंगे। पर क्या वाकई वो ऐसा कर पाएंगे? एक तरफ अयोध्या है, दूसरी तरफ मणिपुर से मुंबई है। द्वंद्व तो है, द्वंद्व के नतीजे आने वाले समय में पता चलेंगे। पर कुल मिलाकर इस बात का संतोष किया जा सकता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की कोशिश इस देश की लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं इन कोशिशों के लिए, और आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह।
अनवर शऊर ने क्या कमाल की बात कही थी। राहुल गांधी पिछले 2 दशक से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर 2 दशक से कहानी केवल कोशिश की है। क्या 2024 में वो अपनी जगह बना लेंगे? ये सवाल आने वाला समय इसको उत्तर देगा। पर बहरहाल अब समय है मेरी इजाजत लेने का, तो मुझे दे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।